फॉर एग्जाम्पल, there are two balls. This is M1. This is M2. इनिशियल वेलोसिटी U1 और इसकी U2 ये आपस में टकराएंगे। M1 M2 पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, M2 M1 पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इसके बाद M1 की वेलोसिटी V1 हो जाती है और M2 की V2। So now you can see velocity of M1 is U1 and velocity of M2 is U2. Velocity of M1 is V1, velocity of M2 is V2. तो velocity में चेंजेज आया, कोलिजन के बाद आया। वह कैसे आया कि M1 के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा और M2 पर भी एक नॉर्मल फोर्स लगा। फोर्स लगने की वजह से, फोर्स से इंस्टेंट नहीं लगा, फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा, लेकिन इस फोर्स ने M1 मास की बॉल का मोमेंटम चेंज कर दिया। पहले M1 मास की बॉल का मोमेंटम M1 U1 था, बाद में हो गया M1 V1 और M2 बॉल का मोमेंटम M2 U2 था। फोर्स लगा तो इसका मोमेंटम M2 V2 हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम M1 M2 के ऊपर 0 है। सो बिफोर momentum of the system or after momentum of the system must be same. Momentum same रहेगा पहले और बाद में। जो पहले का मोमेंटम होगा वह बाद वाले मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। अब बात यहां आती है कि कोलिजन में क्या एनर्जी का कंजर्वेशन होगा या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यदि कांटेक्ट में जब दो बॉल आती है इस समय यह बहुत कम समय के लिए डेल्टा टी टाइम के लिए कोलिजन इन दोनों के बीच में रहता है। तो यदि यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी और एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है और किस तरह से एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब दो बॉल टकराती है तो ये आपस में टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हो गई। अब बॉल क्या ऐसे टकरा सकती है, एक बॉल इसकी वेलोसिटी U1 है और दूसरी बॉल इसकी वेलोसिटी U2 है। लेट U1 is greater than U2 so that टकराएंगे टकराने के बाद M1 V1 हो जाएगा और M2 V2 हो जाता है। वेक्टर साइन लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस एंगल पर बॉल जाएगी। अब आप यहां देखें कि जब M1 और M2 बॉल टकरा रही है तो कॉन्टैक्ट सरफेस यह वाली है, कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के एलोंग का नॉर्मल फोर्स लगेगा M2 इस पर इधर लगाएगा और यह M1 M2 पर क्या इधर फोर्स लगा देगा।
तो क्या along the normal की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या चेंज होगी? तो m1 की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, लेकिन m1 की जो वेलोसिटी चेंज होगी वह नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी और m2 की वेलोसिटी भी नॉर्मल की डायरेक्शन में चेंज होगी। इस प्रकार इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी में चेंज होने वाला है, तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस डायरेक्शन को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो कोलिजन को हमने दो भागों में बांटा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन क्या होता है? ए ब्लॉक इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 and another block is moving with initial velocity u2। तो जिस डायरेक्शन में ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन कहलाता है। This is the direction of motion of M1 and M2 block. Let second line of impact. What is the line of impact? जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन को हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। कैसे? जैसे दिस इज द M1 ब्लॉक एंड दिस इज M2 ब्लॉक। U1, U2, U1 is greater than U2, they will collide. After collision, during the collision, just आप देख सकते हैं दिस इज द लाइन ऑफ, दिस इज द कॉन्टेक्ट सरफेस। डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल इज in this direction। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, इफेक्ट्स आएंगे, इसलिए बोलते हैं इस डायरेक्शन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस बॉल की दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। इस बॉल की लाइन ऑफ मोशन यह है, जहां देख सकते हैं दिस इज लाइन ऑफ मोशन, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, बट दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके अपन लोग। For example, first, there are two balls U1 and U2. U1 greater than U2, they collide.
V1 and V2। यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ मोशन इज दिस, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए बात करें तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या नॉर्मल लग रहा है, और इसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वह लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन होती है। दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यहां पर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड are same. This example, line of impact and line of motion are same. What is the line of motion? Velocity, direction of velocity of object line of impact direction of change in momentum डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिस डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज होगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी। आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स है तो इसी डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट भी यही यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। There are two balls M1 and M2. They collide. The normal force in perpendicular direction of the contact surface line of motion or this is line of इम्पैक्ट। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा और यहां पर यही डायरेक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। Third example, for line of impact and line of motion.
because it is very important to find out the direction of impact and direction of motion. This is a wedge. Of mass m. Small m block is released from the height h and it comes down and it strikes on wedge. So this is the line of motion, but in this direction momentum will not change. The momentum will change in the perpendicular direction of the contact surface, that is n. That is n, in the direction of contact surface. Sorry, in the direction of perpendicular contact surface. This line will be called line of impact. This line will be called the line of impact. नेक्स्ट, इस तरह से आप लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं. Now what happens during the collision? कोलिजन के अंदर क्या होता है? कोलिजन और इम्पैक्ट. दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं तब उनके बीच में क्या क्या हो रहा है? उस समय जब ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन के टाइम डेल्टा टी समय क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं हम लोग. यहां पर लेट देयर आर टू बॉल्स M1 and M2. Initial velocity of M1 is U1 and M2 is U2. If U1 is greater than U2, then M1 will collide with M2. Yes. आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो रहा है. ड्यूरिंग द कोलिजन M1 M2 के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ और M2 N1 के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ. मतलब U1 मान लो V1 डैश हो जाता है और U2 मान लो V2 डैश हो जाता है. तो दोनों V2 डैश तो बढ़ेगा और V1 डैश कम होगा क्योंकि नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन है. अब क्या होगा? कोलिजन के अंदर दोनों बॉल जो आपस में कांटेक्ट में है एक दूसरे को डिफॉर्म करेगी और शेप शायद कुछ इस तरह का हो जाए. अभी भी यहां पर एन लग रहा है और यहां पर एन लग रहा है. इस M1 की स्पीड और कम हो रही होगी, M2 की और ज्यादा हो रही होगी. V2 double dash. When maximum deformation comes at maximum deformation V1 dash is equal to V2 dash हो जाएगा.
अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर दिस डिफॉर्मेशन V1 डैश इज इक्वल टू V2 डबल डैश होने के बाद V2 की स्पीड बढ़ेगी और V1 की स्पीड कम होने लग जाएगी। थर्ड केस, व्हेन डिफॉर्मेशन वापस रिफॉर्म की ओर होता है, दिस इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन व्हेन V1 डबल डैश इज इक्वल टू V2 डबल डैश। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी बॉल की? क्या उस समय डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगा? यह बात जो समझ में आ रही है। आगे का स्टेप चलते हैं कि अब जब वापस डिफॉर्मेशन वापस रिफॉर्मेशन की ओर बढ़ता है, रिफॉर्मेशन, तब क्या होगा? लेट M1 M2 जब रिफॉर्मेशन होता है तो लेट इसकी वेलोसिटी V1 और इसकी हो जाती है V2। तो आप देख सकते हैं कि इस समय V1 when both again reform V1 is greater than V2। तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोलिजन M1 की स्पीड घटेगी और M2 की बढ़ेगी। एट ए मैक्सिमम डिफॉर्मेशन उन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी और वापस V1 की स्पीड इसके बाद भी घटती रहेगी, V2 के बाद भी बढ़ती रहेगी, जब तक कि बॉल्स वापस अगेन रिफॉर्म नहीं हो जाती। When balls again reforms, then V1 is V2 is greater than V1 हो जाएगा और दोनों बॉल आपस में एक दूसरे से छूट जाएगी। M1 की वेलोसिटी V1 हो जाएगी और M2 की वेलोसिटी V2 हो जाएगी। तो आपने देखा कि ड्यूरिंग द कोलिजन मोमेंटम का ट्रांसफर हो गया। जो इनिशियल वेलोसिटी M1 की U1 थी वो फाइनल V1 हो गई। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल ऑफ M1 इज M1 U1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल M1 इज M1 V1। क्या दोनों अलग अलग है? हाँ है। Initial momentum of M2 is M2 U2 and the final momentum of M2 is M2 V2। क्या दोनों अलग अलग है? हाँ है। लेकिन सिस्टम का मोमेंटम will not be changed because during the collision always net force on the duration of the collision is 0. So we can say that initial momentum of the system must be equal to the final momentum of the system. I can write it here. Momentum of M1 is M1 U1, initial momentum. Initial momentum of M1 and M2, सॉरी ऐसा नहीं लिखें, P initial of M1 is M1 U1 and P final after collision M2 is M1 V1. You can see here easily M1 is not equal to M1 V1. Like that, M2 Q2 is not equal to M2 V2. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल बॉल्स का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बट momentum of system F net
तो P initial of system is equal to P final of system. मतलब के M1U1 plus M2U2 equal to M1V1 is equal to M2V2. तो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन momentum of individual balls are not conserved, but total momentum of the system is always remain conserved. अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बॉल जब डिफॉर्म होती है रिफॉर्म होती है तो डिफॉर्मेशन कितना होगा? क्या बॉल कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाएगी? इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि बॉल कंप्लीटली डिफॉर्म हो गई और फिर वापस कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाती है? जैसे तो प्लास्टिक की बॉल, तो रबर की बॉल आपने आपस में टकराई, कोलिजन हुआ, थोड़ी सी रिफॉर्म हुई, वापस कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाती है। थोड़ी डिफॉर्म होने के बाद 100% रिफॉर्म हो जाती है। लेकिन दो आटे की बॉल, उनको आपने आपस में कोलिजन करवाया तो दे विल नॉट रिफॉर्म, वो डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्म नहीं हो पाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन को किस तरह से मेजर किया जाएगा, इसे हमें निकालना होगा। इसके लिए हमने एक टर्म्स दिए जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टू मेजर द रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन इन बॉडीज। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसे देखते हैं हम लोग अब। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से बताया जाता है। कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कितना रिफॉर्मेशन होगा, हम इस ई से मेजर करेंगे। लेट there are two balls M1 having velocity U1 and another ball M2 having velocity U2. They will collide. After collision, deformation के बाद reformation. This is V1 and this is V2. You can see here U1 greater than U2, तभी कोलिजन पॉसिबल होगा। और यू कैन सी हियर V2 greater than V1। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट आर सेम हियर। So velocity of approach is U1 minus U2. Velocity of separation is V2 minus V1.
velocity of approach be along the line of impact है और velocity of separation भी along the line of impact है. तो line of impact और line of motion are same here. तो जो E की डेफिनेशन दी जाती है, the E is velocity of separation along the line of impact oblique velocity of approach along the line of impact. Velocity of the separation along the line of impact and velocity of the approach along the line of impact. So velocity of the separation is v2 minus v1 upon velocity of the approach along the line of impact is u2 minus q1 with vector sign, because in this example the line of impact and line of collisions are same, line of impact and line of motion are same, but in every example it is not right that line of motion and line of impact will be same. So we can, the definition of E is velocity of the separation along the line of impact oblique velocity of the approach along the line of impact, that is equal to v2 minus p1 upon u2 minus v1 with vector signs, or this will give the magnitude of this magnitude will give the result of E. कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं. Now if value of E is 1, if E is equal to 1, then this type of collision is called elastic collision. If E is greater than 0 and less than 1, collision is called inelastic collision. If E is equal to 0, collision is called perfectly inelastic collision. इस तरह आपने देखा according to reformation means according to E,
इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इज इक्वल टू 1 मीन्स जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है वहां पर उतना ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 मीन्स जितना डिफॉर्मेशन हुआ कंप्लीटली वापस बॉल या ऑब्जेक्ट 100% रिफॉर्म नहीं हो पाया है। और यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 0 मीन्स बॉल्स दोनों ऑब्जेक्ट्स की फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी और दोनों का डिफॉर्मेशन वापस रिफॉर्मेशन में चेंज नहीं हो पाया है। यहाँ पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्थिति में दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चल रहे होंगे। तो इनको हम 1 बाय 1 लेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। Some example for two collision. जैसे a ball released from the height 20 meter above the ground. Then when ball rebounds first time, what is the velocity just after rebound the ball? क्या बॉल आपके ऊपर जाएगी? उस समय उसकी वेलोसिटी v डैश मान लें। If e is equal to 1, जब नीचे बॉल आ रही थी उस समय उसकी वेलोसिटी u ले लेते हैं। व्हाट इज u? u इज रूट 2gh मीन्स 20, u is 20 meter per second. When ball rebound v dash, find out the velocity of v dash. आप देख सकते हैं कि बॉल की लाइन ऑफ कोलिजन भी यही है और बॉल वापस इधर ही रिबाउंड होगी, यहां पर रिबाउंड नहीं होगी। मैंने यहां पर केवल बताया है। बॉल वापस इधर रिबाउंड हो जाएगी। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन यहां पर सेम है। लाइन ऑफ इंपैक्ट और यही लाइन ऑफ मोशन है। आपको लगाना है E इज इक्वल टू v2 डैश u1 u1 माइनस u2। Upward direction is positive. Then E is equal to what is the velocity of V2? V2 is ground मान लेते हैं और V1 बॉल मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं V2 0, U2 भी 0 फॉर ग्राउंड। व्हाट इज U1? माइनस ऑफ U जे डायरेक्शन में है और V1 डैश V1 is equal to V dash. Keep these values, then 0 minus V dash upon minus U minus 0, then you can say V dash is EU. What is V dash? 1 into
20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस कोलिजन में जब बॉल नीचे आती है और वापस ऊपर अगर रिबाउंड हो जाती है तो वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी विल बी सेम, दैट इज द 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन e इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें e की वैल्यू 1 ना होकर कुछ और हो जाती है, तब वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वही ग्राउंड, बॉल गिरी, बॉल गिरकर वापस रिबाउंड उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। मान लो नीचे गिरते वक्त बॉल की वेलोसिटी u है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 3 days u velocity of ball before striking to ground v dash, velocity of ball after striking to ground, ग्राउंड टकराने से पहले जब भी रुका हुआ था, टकराने के बाद भी रुका हुआ है, तो v2 is 0 and u2 is 0 is v2 minus v1 upon u1 minus u2। मैंने वेक्टर साइन हटाई क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मुझे लेना है जहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन बोथ आर सेम। v2 0, v1 v dash and u1 is minus u and it's 0. You can say v dash is u। आप देख सकते हैं कि जब भी बॉल वापस स्ट्राइकिंग के बाद ऊपर जाएगी तो v dash इक्वल टू e u हो जाएगी। इट मीन्स कुछ वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, मतलब कुछ उसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इट मीन्स बॉल कंप्लीटली डिफॉर्म होने के बाद 100% रिफॉर्म नहीं हो पाएगी। बॉल विल नॉट रिफॉर्म 100%। इस प्रकार आप फॉर कोलिजन एक इक्वेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, when a ball of mass small m leaps from a height h, then after striking, before striking, its velocity is u, that is root gh. We all know very well. Time from to cover the edge displacement of the ball is t is equal to root
2h/g। अब जैसे बॉल यहाँ स्ट्राइक होगी तो क्या वापस बॉल ऊपर जाएगी, रिबाउंड होगी, फिर नीचे आएगी। इफ E is the coefficient of restitution, then बॉल रिबाउंड होगी, धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होगा और फाइनली यह बॉल रुक जाएगी। तो मैं इस रिबाउंडिंग को ऐसे बनाता हूं, आप देख सकते हैं कि रिबाउंड होने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी EU, यहां पर E²U और यहां पर E³U। यहां से तक आने में टाइम T माना तो यहां से यहां से टॉप तक जाने में टाइम T1, वापस नीचे आने में टाइम T1, यहां से ऊपर जाने में टाइम T2, वापस नीचे आने में टाइम T2। देन फाइनल टाइम इज T plus 2T1 plus 2T plus 2T3 plus this. Then you can see the time of T1 is root 2h/g. What is the time T1? T1 is nothing but it is EU/g from the equation number first, equation of motion first. Like data E²U/g plus 2E³U/g plus this. Twice h/g plus 2E root 2gh/g। U की वैल्यू यहां से यहां रख दें, प्लस 2 कॉमन लें, E कॉमन लें, E² कॉमन लें और एक U की वैल्यू root 2gh/g लिखें, प्लस से चलने दें। यहां से आप कॉमन लेंगे 2E रूट जी से जी कट जाएगा 2h/g, अंदर बचेगा 1 प्लस E plus E² plus dash. You can see here 2h/g कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस C और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है अंदर की तरफ, तो सम होगा इसका 1/1 माइनस E। Then you can find out the answer. Twice h/g ऊपर आ जाएगा 1 प्लस E और 1 माइनस E। इस तरह से आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं रिबाउंडिंग का। यह कितने टाइम तक रिबाउंड होगी बॉल बार बार, T is the time that is the rebounding of the ball।